सुंदरपुर नाम के गांव में मनोहर नाम का एक किसान अपनी पत्नी शालू, बेटे मोहित और बेटी मीना के साथ रहता था। मनोहर किसान था। वो अपने खेतों में बड़ी मेहनत करता, लेकिन अब अचानक से 2 साल लगातार बारिश ना होने के कारण उसने कई जगहों से कर्जा ले रखा था। उसने गांव के साहूकार से भी पैसे ले रखे थे। तो एक दिन मनोहर शालू से, शालू, गांव का साहूकार बार बार पैसों की मांग कर रहा है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। परसों तक मोहलत दी है उसने, और अगर पैसे ना दिए तो ना जाने क्या कर बैठेगा। मनोहर के ऐसे कहते ही शालू एक डिब्बा खोलती है और उसमें से झुमके निकालकर, मेरे तो सारे गहने बेच दिए हैं हमने, लेकिन हाँ, मीना के लिए मैंने 3 साल पहले रमेश काका के खेतों में जा जाकर झुमके बनवाए थे। अगर आप वो बेच दो तो। इस साल तो ऐसे ही है, किसी के खेतों में पानी ना होने के कारण कोई काम नहीं है। लीजिए, बेच दीजिए इन्हें। लेकिन बड़ी मुश्किल से तो तुमने ये झुमके खरीदे हैं। अब अगर ये भी बेच दिए तो उसकी शादी के लिए हमारे पास क्या बचेगा? हम उसकी शादी कैसे कर पाएंगे? आप बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखना, इस बार जरूर अच्छी बारिश होगी और फिर हम सबका कर्जा भी चुकता कर देंगे। और हमारी मीना के लिए झुमके ही क्यों, बाकी के गहने भी बनवाएंगे। ठीक है, जैसा तुम कहो। अब मनोहर दूसरे ही दिन साहूकार के पास जाता है और वो झुमके बेच देता है। तभी साहूकार उसके पैसे निकालते हुए, मनोहर, तूने मेरे पहले पैसे तो दे दिए हैं, लेकिन उसमें भी अभी 5,000 रुपए बाकी है। लेकिन चल, अगर तुझे चाहिए तो मैं तुझे 6 महीने के लिए और कुछ पैसे दे सकता हूँ। जी, ऐसा हुआ तो बड़ी मेहरबानी होगी माए बाप आपकी। अब मनोहर अगले साल के बीज खरीदने के लिए फिर से साहूकार से पैसे लेता है और दूसरे ही दिन से अपने खेत साफ करना शुरू कर देता है। पहली बारिश आते ही गांव के सारे किसान बीज बोना शुरू कर देते हैं, लेकिन इस साल फिर से बारिश कहाँ गायब हो जाती है पता ही नहीं चलता। तो सारे गांव में फिर से बीज बोने का संकट फैल जाता है, लेकिन दूसरा कोई रास्ता ना होने के कारण सभी लोग बीज बोते हैं। दूसरी बार बीज बोने का भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि इस साल फिर से सूखा पड़ जाता है और उनकी सारी फसल खराब हो जाती है। तो एक दिन सुबह सुबह लोग जाग ही रहे थे कि तभी सुधा के घर से जोर जोर से रोने की आवाज आने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या हो गया हमारी जिंदगी में? आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? आपने ऐसा क्यों किया? आप तो इस संसार से मुक्त हो गए। आपके पीछे हम भी तो थे, हमें भी थोड़ा थोड़ा जहर दे दिया होता तो हम भी आपके साथ आते। हमें अकेला क्यों छोड़ा? क्यों? सुधा का रोना सुन सारा गांव एक जगह इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पर चर्चे शुरू हो जाते हैं। आखिर करता भी क्या? साहूकार से लिया कर्जा इतना बढ़ गया था कि उसे आत्महत्या करनी ही पड़ी। अरे भाई, गांव में तो हर किसी की यही परिस्थिति है, लेकिन आत्महत्या करना ये क्या सही बात है? गांव में बातें हो ही रही थी कि तभी चरण नाम का एक लड़का भागते हुए वहाँ आता है और वो एक आदमी से, चाचा जल्दी चलो ना मेरे साथ, मेरे पापा कल शाम से घर नहीं आए, कहीं उन्होंने, चलो ना चाचा। अब 2-3 लोग मिलकर चरण के साथ उसके खेत में जाते हैं। आज पूरे गांव में मायूसी फैली हुई थी। सारे लोग उन दोनों का अंतिम संस्कार कर घर लौट आते हैं। घर आकर मनोहर, शालू, अब ये आत्महत्या का सत्र शुरू हो चुका है। अब भगवान जाने ये सब कब खत्म होगा। हाँ जी, लेकिन आत्महत्या तो इसका कोई उपाय नहीं होता। शालू, आज वो लोग गए हैं। भगवान ना करे अगर अगले साल भी ऐसा ही सूखा पड़ा तो न जाने हम पर भी। मनोहर बोल ही रहा था कि तभी शालू मनोहर के शब्द तोड़ते हुए, बस बस, ये जिंदगी सिर्फ एक बार ही मिलती है, बार बार नहीं। अगर ऐसी नौबत भी आती है तो हम कहीं और जाकर बस जाएंगे और वही कुछ और काम कर लेंगे। अब सभी मन ना होते हुए भी थोड़ा बहुत खाना खाकर सो जाते हैं। मनोहर के बेटे मोहित ने मनोहर और शालू की बातें सुन ली थी। मोहित 11वीं कक्षा में पढ़ता था। उसे साइंस में बड़ी ही रुचि थी। वो नए नए एक्सपेरिमेंट किया करता था। अपनी माँ पिताजी की बातें सुनकर वो बहुत घबराता है और घबराते हुए मन ही मन,
हे भगवान, मेरे माँ पिताजी को हमेशा सुखी रखना। उनके मन में कभी भी आत्महत्या जैसे विचार आने मत देना भगवान। प्लीज भगवान, उन्हें हमेशा हिम्मत दिए रखना। अब दूसरे दिन से मनोहर जब भी खेतों में जाने निकलता तो मोहित भी उसी के साथ खेतों में जाता। तो एक दिन मनोहर, मोहित बेटे, तू हर रोज मेरे साथ खेतों में आता है, तो तू पढ़ाई कैसे करेगा बेटा? किसान बनने में कोई फायदा नहीं है बेटा। पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा तो कम से कम हमें इस दर्द भरी दुनिया से तो बाहर निकल पाएगा। हाँ पिताजी, इसलिए तो मैं आपके साथ हर रोज खेतों में आता हूँ। मोहित कुछ एक्सपेरिमेंट करते करते कहता है। वो एक जगह छोटा गड्ढा कर उसमें प्लास्टिक डालकर पानी डालकर देख रहा था कि वो कितने दिनों तक ये पानी इस्तेमाल कर सकता है। अब वो खेतों में एक बड़ा और चौड़ा गड्ढा बनाना शुरू कर देता है, जिसे देख मनोहर, मोहित बेटा, एक तो हमारा खेत इतना छोटा है, ऊपर से तुम ये सब क्या कर रहे हो? पिताजी, आप मुझ पर बस एक बार विश्वास रखो। मैं जो ये कर रहा हूँ ना, वो आपको इस बर्बादी से बाहर निकालने के लिए ही कर रहा हूँ। मोहित और मनोहर बोल ही रहे थे कि तभी एक आदमी मनोहर को आवाज लगाकर, अरे मनोहर, ए मनोहर, वो रामलाला ने आज खेतों में इस्तेमाल होने वाली दवा खाकर अपने साथ पूरे परिवार को भी खत्म कर दिया है। अरे ये क्या कह रहे हो भाई? अरे हाँ, अभी तो वहीं से आ रहा हूँ। पता नहीं ये नसीब कहाँ लेकर जाएगा हमें भाई। ये बात सुन अब मोहित का इरादा और भी ज्यादा पक्का हो जाता है। अब वो उस गड्ढे के आसपास का पानी भी उसमें कैसे आएगा, इसका आयोजन करता है। अपना दिमाग दौड़ाकर बारिश के पानी को गड्ढे में इकट्ठा करने का प्लान बनाता है। कुछ ही दिनों में बारिश शुरू हो जाती है। इस साल सबने थोड़ा लेट ही बीज बोने का निर्णय लिया था। नसीब से इस साल बारिश भी ठीक ठाक हुई थी, तो सभी के धान अच्छे थे। यहाँ मोहित ने अपना दिमाग लगाकर जो पानी इकट्ठा किया था, इस साल उसी कारण मनोहर साल में 2 बार उत्पादन निकाल पाता है। अब ये बात गांव के साथ साथ गांव के आसपास के गांव में भी फैल जाती है। अब कई सारे लोग मोहित का एक्सपेरिमेंट देखने आने लगे। लोग उसी प्रकार खेतों में पानी इकट्ठा करने लगे। साथ ही साथ मोहित ने अपने गांव वालों की सहायता से अपने गांव के पास वाली पहाड़ों पर जगह जगह पानी का बहाव रोकने के लिए गड्ढे बनाए, और इसी कारण पहाड़ों से आने वाला पानी बहकर ना जाकर उन्हीं गड्ढों में भरने लगा। और इसी कारण धीरे धीरे उनके गांव के कुएं भी भरने लगे, उसमें भी पानी आने लगा। धीरे धीरे कर जमीन में पानी की मात्रा बढ़ने लगी, और कभी सूखा पड़ने वाला गांव, आत्महत्या करने वाले लोग, इस नाम से जिनकी पहचान थी, अब वो बदलकर खेतों की सोने की चिड़िया बन चुकी है। अब सभी और खुशियाँ ही खुशियाँ फैली हुई है। अब चाहे एक साल बारिश ना भी हो, तो भी सुंदरखेड़ गांव या फिर आसपास के गांव को कोई फर्क नहीं पड़ता था। मोहित की हिम्मत, मेहनत और दिमाग के कारण गांव वालों को कभी सूखे का सामना नहीं करना पड़ा। बहुत समय पहले राकेश और मीना एक छोटे से शहर में रहते थे। उनको एक रमन नाम का बेटा और रीना नाम की बेटी थी। राकेश और मीना दोनों जॉब करते थे, और उसी कारण वो दोनों अपने बच्चों को कभी भी वक्त नहीं दे पाते थे। इसीलिए उनके बच्चे भी पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर थे। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल राकेश को कॉल करते हैं और राकेश से, राकेश, आपके बच्चों का पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। उनको इस साल बहुत कम मार्क्स मिले हैं। अगर अगली बार भी ऐसा ही हुआ तो मैं दोनों को स्कूल से निकाल दूंगा। सर, हम दोनों जॉब करते हैं, इसलिए हम दोनों उनको वक्त ही नहीं दे पाते, लेकिन मैं आगे ध्यान रखूंगा। राकेश स्कूल से घर आते ही बच्चों को डांटने लगता है कि तभी मीना, क्या हुआ, क्या कहा प्रिंसिपल ने, और आप इतना डांट क्यों रहे हैं बच्चों को? रमन और रीना का रिपोर्ट कार्ड मिला है, ये देखो, दोनों को कितने कम मार्क्स मिले हैं, और अगर फिर से ऐसे ही मार्क्स मिले तो इनको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। बच्चों, मैं ये क्या सुन रही हूँ? आप दोनों पढ़ाई क्यों नहीं करते? मैं हर रोज तुम लोगों को बता कर जाती हूँ कि पूरी पढ़ाई किया करो, समझाती हूँ ना। मीना, उनको डांटने से कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है तुम अपना जॉब छोड़ दो और बच्चों पर ध्यान दो। क्या ये तुम बोल रहे हो राकेश? मैंने शादी करते वक्त ही तुम्हें बताया था कि मैं अपनी जॉब कभी नहीं छोड़ूंगी, और आज भी मेरा वही फैसला है।
मीना, लेकिन बच्चों की तरफ ध्यान कौन देगा? हम दोनों इतनी देर तक बाहर रहते हैं, उन पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना। तुम कल ही उनके लिए नई ट्यूशन देखो और वहाँ पर जाकर वो पढ़ाई करेंगे, लेकिन मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती। तुम्हें जो सही लगे वो करो, मुझे कुछ नहीं पता। मीना गुस्से में अपने रूम में चली जाती है और दोनों बच्चे भी रूम में चले जाते हैं। तभी रमन, रीना, हमारे मम्मी पापा का तो हमारे लिए वक्त ही नहीं है, लेकिन हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। हाँ भैया। दोनों भाई बहनों को बहुत बुरा लगता है। वो एक दूसरे के गले लगते हैं और थोड़ी ही देर में वो अपने अपने बेड पर जाकर सो जाते हैं। अब एक दिन रीना अपने पापा से, पापा, अगले हफ्ते हमें छुट्टियां लग जाएंगी, तो हम चाहते हैं कि कुछ दिन दादा दादी के पास रहने जाए। आप हमें छोड़ दो ना वहाँ पर। ठीक है बेटा, अगर रमन भी तैयार है तो मैं तुम दोनों को अगले संडे ही छोड़ कर आता हूँ। बेटा, लेकिन तुम दोनों रहोगे ना दादा दादी के पास? हाँ माँ, आप स्कूल शुरू होने से पहले हमें लेने आ जाना। ठीक है। अगले ही संडे राकेश और मीना बच्चों को लेकर गांव में जाते हैं। बच्चे भी अपने दादा दादी से मिलकर बहुत ज्यादा खुश थे। बच्चों को छोड़कर राकेश और मीना शहर वापस आ जाते हैं। अब बच्चे अपने दादा दादी के साथ मजे से रहने लगते हैं। उनके आसपास के बच्चों के साथ जान पहचान हो जाती है और वो उनके साथ खेलने लगते हैं। खेलते खेलते एक दिन रीना और रमन गांव में घूमने जाते हैं। तभी उन्हें एक बहुत पुराना मकान दिखाई देता है। तो रमन रीना से, अरे रीना, ये देखो कितना पुराना मकान है, चलो हम अंदर जाकर देखते हैं। नहीं भैया, ये तो घर देखकर ही मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे नहीं आना अंदर। अरे डरो मत, मैं हूं ना साथ। वैसे भी ऐसा मौका हमें फिर कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, आप कहते हो तो चलिए। रमन और रीना दोनों दरवाजा खोलकर अंदर घुसते हैं तो अंदर से कुछ बच्चे और टीचर की आवाज सुनाई देती है। वो अंदर जाकर देखते हैं तो सामने का नजारा देख डर जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक चुड़ैल टीचर भूतिया बच्चों को पढ़ाती नजर आती है। वो दोनों बहुत डरे हुए थे कि तभी भूतिया टीचर बच्चों से, आओ आओ रमन, रीना, अभी क्लास शुरू होने वाली ही है, चलो क्लास में जाकर बैठो। लेकिन हम कैसे? रमन और रीना इतने ज्यादा डर जाते हैं कि डर के मारे वो वहाँ से भाग ही नहीं पाते और उन भूतिया बच्चों के साथ पढ़ने लगते हैं। भूतिया टीचर भी बच्चों को बहुत मन लगाकर पढ़ाती है। रमन और रीना भी बहुत मन लगाकर पढ़ते हैं और उनके पास से अपने सारे डाउट्स भी क्लियर करवाते हैं। शाम को उनके स्कूल खत्म होते ही भूतिया टीचर, बच्चों कल भी वक्त पर स्कूल पहुंच जाना और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, किसी को ये बात पता ना चले कि तुम यहाँ पढ़ाई करने आते हो, नहीं तो तुम्हें कोई यहाँ नहीं आने देगा। रमन और रीना बातें करते करते और खेलते खेलते घर पहुँच जाते हैं तो उनकी दादी, अरे बच्चों, कहाँ पर थे दिन भर? पूरा दिन खेलने में गुजारते हो। दादी, हम तो यहीं पर थे, हम बच्चों के साथ खेल रहे थे। घर पर बताकर जाना चाहिए बेटा, हम कितने चिंता में पड़ जाते हैं। अब रात के समय खाना खाकर दोनों बच्चे सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार होकर वो दोनों दोपहर होने का इंतजार कर रहे थे। अब दोपहर होते ही दोनों बच्चे खेलने जा रहे हैं ये बताकर भूतों के स्कूल में जाते हैं। अब दोनों बच्चे हर रोज भूतिया स्कूल में जाने लगे और साथ ही साथ पढ़ाई भी करने लगे। एक दिन रीना, भैया, ये तो भूतिया स्कूल है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कितना अच्छा लगता है। और ये टीचर भी कितनी अच्छी पढ़ाती है। हाँ, मुझे भी पढ़ने में बहुत मजा आता है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम सब लोग भूत कैसे बन गए? एक दिन बहुत जोर की बारिश और हवा की वजह से स्कूल का छत गिर पड़ा और उसमें हम सबकी मौत हो गई। लेकिन हम आज भी अपने टीचर से पढ़ते हैं। ऐसे ही एक महीना बीत जाता है। अब बच्चों का शहर लौटने का वक्त आता है तो वो भूतिया स्कूल में आकर बच्चों और टीचर से अलविदा कहते हैं। शहर जाते ही रमन और रीना का स्कूल फिर से शुरू हो जाता है। उनकी पढ़ाई में तरक्की देख उनके टीचर भी हैरान रह जाते हैं। हमेशा कम नंबर मिलने वाले रमन और रीना को इस साल सभी सब्जेक्ट में फर्स्ट नंबर मिला था।
तो ये देख प्रिंसिपल राकेश और मीना को स्कूल में बुलाते हैं और उनसे, राकेश जी, आज मैं बच्चों की कंप्लेंट नहीं करूंगा, बल्कि मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी सर, धन्यवाद? मैं कुछ समझा नहीं। अरे राकेश जी, 1 महीने में आपके बच्चों ने इतनी तरक्की कर ली है कि हमें विश्वास नहीं हो रहा। जो मैथ्स का प्रॉब्लम हमारे टीचर सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, वो आपके बच्चों ने सॉल्व कर दिया है। राकेश और मीना दोनों सोच में पड़ जाते हैं और बाहर आकर, राकेश, हमने तो अपने बच्चों की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। हमें तो वो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं ये तक याद नहीं रहता। और ये सर, चलो कोई बात नहीं, कम से कम बच्चे पढ़ाई तो कर रहे हैं, अच्छी बात है। अब घर आते वक्त राकेश और मीना बच्चों के लिए आइसक्रीम और चॉकलेट्स लेकर आते हैं और बच्चों से प्यार से बातें करने लगते हैं कि तभी मीना, रमन, रीना, गांव में दादा दादी ने क्या जादू किया है तुम पर? प्रिंसिपल बहुत तारीफ कर रहे थे तुम दोनों की पढ़ाई की, लेकिन बच्चे उन्हें कुछ भी नहीं बताते। मीना उससे बार बार पूछती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहते। अब रात के समय रीना और रमन दोनों बातें कर रहे थे। कितने अच्छे दोस्त और टीचर थे वहाँ पर। उन्होंने हमें इतना इजी तरह से सिखाया कि हम पढ़ाई में अव्वल आने लगे। हाँ ना रीना, मम्मी पापा को हमारे लिए वक्त ही कहाँ होता है। अब कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन मीना घर पर ही थी और तभी रमन और रीना बातें कर रहे थे। वो बातें ऐसी वैसी नहीं कर रहे थे, तो वो अपने भूतिया स्कूल की यादें याद कर रहे थे। तो वो सारी बातें मीना सुन लेती है। भूतिया स्कूल का नाम सुनते ही वो बहुत ज्यादा डर जाती है। उसके तो हाथ पांव कांपने लगते हैं। अब वो बड़ी हिम्मत के साथ राकेश और रीना के सामने जाकर उनसे, क्या तुम लोग कौन से भूतिया स्कूल के बारे में बात कर रहे हो? रीना, रमन, बताओ मुझे। अब रीना और रमन मीना को सारी बात बताते हैं। बच्चों, हमें माफ कर दो बेटा, हमने पूरी जिंदगी सिर्फ पैसा और पैसे के लिए नौकरी की, लेकिन तुम दोनों को जो प्यार चाहिए था वो कभी नहीं दिया, और वो भूतिया स्कूल से तुम लोगों को मिला। ये जानकर हमें बहुत बुरा लग रहा है। आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मैं हर रोज ऑफिस से जल्दी आया करूंगी, और इतना ही नहीं, तुम लोगों को पढ़ाऊंगी भी। अब फिर से छुट्टी आती है और राकेश अपने पूरे परिवार को लेकर गांव चला जाता है। जैसे ही दोपहर का समय होता है, बच्चे उस मकान की ओर जाकर देखते हैं तो वो मकान वहाँ से पूरी तरह से गायब हो जाता है। बच्चे यहाँ वहाँ गांव वालों से पूछताछ करने लगते हैं तो वहाँ पर कोई ऐसा मकान था ही नहीं। ये बात उन्हें पता चलती है। ये बात सुन दोनों बच्चे उस भूतिया टीचर और अपने भूतिया दोस्तों को धन्यवाद देते हैं। अब राकेश अपने माँ पिताजी को भी अपने साथ शहर लेकर जाता है और सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं।